वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम मैकियावेली के अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आज हम उसकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और फिर उसके हम राज्य संबंधी सिद्धांत जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है और फिर उसका संप्रभुता का सिद्धांत आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी अध्ययन पद्धतियों से। और अध्ययन पद्धतियों का बेसिकली मतलब यही निकलता है कि वो किसी ज्ञान के लिए अप्रोच क्या लगाता है, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज का विश्लेषण के लिए वो किस अप्रोच या किस तरीके से आगे बढ़ता है। उसकी बेसिकली दो ही पद्धतियां मानी जाती हैं। आप मेनली इन्हीं पहली दो पद्धतियों को ही याद रखिएगा, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति और अनुभव मूलक अध्ययन पद्धति। बाकी तो ये सब भी हैं लेकिन हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी पहली दो हैं, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति और अनुभव मूलक। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की बात हमने कुछ कल ही की थी, जैसे कि जब गणराज्यों की चर्चा करता है आदर्श रूप में कि किसी राज्य की जो शासन व्यवस्था है, अगर वहां सद्गुणी लोग हैं या अच्छे लोग हैं, इसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो वहां पे जो है गणराज्य की व्यवस्था होनी चाहिए और गणराज्य की व्यवस्था भी वो रोमन गणराज्य से खासा प्रभावित रहता है और इसके अलावा वो एथेंस के गणराज्य से भी प्रभावित था। तो आज हम इसे भी देख लेंगे कि वो सद्गुण के आधार पर जहाँ गणराज्यों का समर्थन करता है, वहीं व्यवहारिक आधार पे यानी जहाँ असभ्य लोग हैं या बुरे लोग पाए जाते हैं मानव प्रकृति में, वहां पे राजतंत्र का समर्थन करता है। और राजतंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल अधिनायक तंत्र वाला, कि राजा को बहुत सारी छूट देता है कि राजा के सिर्फ अधिकार ही अधिकार होंगे, कोई कर्तव्य नहीं होगा, बाकी कर्तव्य होंगे तो जनता के होंगे जो कि राजतंत्र या राजा के प्रति होंगे। इसके अलावा जो दूसरी पद्धति है उसकी अनुभव मूलक पद्धति है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो इटली की बात करता है तो इटली के एकीकरण की बात करता है और तत्कालीन परिस्थितियों से जो अनुभव प्राप्त करता है, यानी इंपीरिकल, यानी जो अनुभव लेता है अपने अंदर और इटली की दुर्दशा को देखता है और तत्कालीन जो यूरोप में इतने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की जा रही थी, उनसे देख के वो दुखी हो रहा था कि इटली भी काश ऐसे कोई बड़ा गणराज्य बन जाए। तो वो अनुभव के हिसाब से इनका अध्ययन कर रहा था और इटली के लिए एक बड़े राष्ट्र राज्य का सपना देख रहा था। इसके अलावा दो अध्ययन पद्धतियां और हैं, अवलोकनात्मक और जिसे निरीक्षण पद्धति भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको भी आप इसी हिसाब से देख सकते हैं कि वो चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर व्यवहारिक आधार पर चीजों का इम्प्लीमेंट करता है, ना कि आदर्श के आधार पर। जो भी उसकी बातें हैं सारी व्यवहारिक हैं, चाहे राजा की शक्ति से संबंधित हो या राज्य के स्थायित्व या व्यवहारिकता से संबंधित कोई भी अवधारणा हो, पूरी व्यवहारिक अवधारणा है। इन सब के अलावा एक पद्धति और है जो सारे विद्वानों की यहाँ मानी जाती है, जो सारे विचारक हुए, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, एनालिटिकल मेथड। दो विद्वान हैं जिनके कथन काफी इंपॉर्टेंट है उसकी अध्ययन पद्धतियों से लेकर। एक तो पहले सेवाइन हुए, यह कहते थे कि यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। उसने अपने तर्कों को सत्य सिद्ध करने के लिए इतिहास का सहारा लिया, यानी जैसे कि निगमनात्मक पद्धति होती है, आप वहां से कनेक्ट कीजिए इन चीजों को। पहले उसमें निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं और फिर उन निष्कर्षों को सत्य साबित करने के लिए या उनकी पुष्टि के लिए आप तर्कों का सहारा लेते हैं। पहले सामान्य की बात करते हैं, फिर निष्कर्ष निकाल ली जाती है। तो वैसे ही कहीं ये सेवाइन महोदय कह रहे हैं कि मैकियावेली की ऐतिहासिक पद्धति भी कुछ वैसे ही है कि ये पहले निष्कर्ष निकाल लेता है कि गणराज्य बेस्ट है और फिर इतिहास में जा जाके जो अच्छे अच्छे गणराज्य हुए हैं उनके एग्जाम्पल को यहाँ देता है। जैसे रोमन गणराज्य का एग्जाम्पल उसने दिया है, तो वो कहता है कि ये ऐतिहासिक पद्धति सही नहीं है, कि सही आधार पे वो गणराज्यों को नहीं ले रहा है या पूरे गणराज्यों का विश्लेषण नहीं कर रहा, जो जो उसे ठीक लग रहे हैं अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए उनकी ही बात बस वो कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभव मूलक पद्धति अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था। जी हाँ, तो गवेषण यानी जो खोज करने वाला होता है, जैसे कि अरस्तु महोदय चिकित्सा से संबंधित थे, बहुत सारे फील्ड में उनकी खोज मानी जाती है। उसके बाद मैकियावेली ऐसा विचारक था जिसने खोज या गवेषणा के क्षेत्र में अनुभव मूलक पद्धति को अपनाया है। इसके बाद एक और उनका कथन है, चूंकि वो ऐतिहासिक पद्धति को नकार चुके हैं तो वो मानते थे कि मैकियावेली की जो पद्धति थी वो परिवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति थी, यानी वो चीजों का परिवेक्षण कर रहा है। इसके साथ डनिंग महोदय का भी एक कथन इंपॉर्टेंट है। डनिंग महोदय कहा करते थे कि मैकियावेली की पद्धति ऊपर से देखने पर जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में उतनी ऐतिहासिक वो है नहीं। जैसा कि सेवाइन भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है नहीं,
बस वो अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। मैकियावेली की राय में, जबकि मैकियावेली की खुद की राय में, ऐसा डेनिंग कह रहे हैं, मैकियावेली की राय में राजनीति विज्ञान की सही विधि ऐतिहासिक पद्धति थी। यानी मैकियावेली खुद मान रहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अध्ययन की सही पद्धति ऐतिहासिक है, लेकिन ना तो डेनिंग उसे स्वीकार करते हैं, ना ही सेबाइन उसे स्वीकार करते हैं। तो आई होप आपको मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियां क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं उसके राज संबंधी सिद्धांत को लेके, जहां एक काफी यथार्थवादी हमें चित्रण देखने को मिलता है। एक शक्ति राजनीति का भी यहाँ आपको चित्रण मिलेगा कि छल कपट छद्म जो भी हो, राज्य का स्थायित्व इंपॉर्टेंट है, और चूंकि उसकी पृष्ठभूमि भी कुछ वैसे ही थी। तो हम देख लेते हैं कि राज्य के संबंध में मैकियावेली जी के क्या विचार थे। मैकियावेली के जो राज्य से संबंधित मुख्यतः विचार थे वो राज्य की शासन कला से संबंधित थे। शासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट। यानी आपने इससे पहले दो लोगों को पढ़ चुके हैं, प्लेटो और अरस्तु। तो ये लोग जो हैं वो राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विकास, उसके तत्व, उसके वर्ग, इन सब चीजों की बड़ी व्यापक वर्णन किया। लेकिन अगर हम मैकियावेली का जो वर्णन देखेंगे या उनके राजनीतिक विचार देखेंगे तो ऐसी बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। वो तो सीधा सीधा ये बताते थे कि एक शक्तिशाली राज्य का कैसे गठन होगा, उसको स्मूथली कैसे रन किया जा सकता है, उसका कैसे विस्तार हो सकता है, युद्ध में आपको क्या कलाएं लगानी चाहिए, एटसेट्रा। वो कुल मिला के ये बताते थे कि एक राज्य को चलाना कैसे चाहिए, एक राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। तो वही है कि उनका जो संपूर्ण वर्णन था वो शासन कला से संबंधित था, ना कि उसकी उत्पत्ति और ना उसके विकास। इसके अलावा मैकियावेली अपने आदर्श राज्य को कॉमनवेल्थ का नाम दिया था। इनके अलावा आगे हम एक विचारक और पढ़ेंगे, हॉब्स, उन्होंने भी कुछ कॉमनवेल्थ ही नाम दिया है इसका। मैकियावेली जो थे, राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण मानव स्वभाव की असुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानते थे। इसके पहले जब हम प्लेटो और अरस्तु को पढ़ रहे थे तो वहां एक सकारात्मक राज्य की अवधारणा हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ ये कुछ नकारात्मक अर्थ में मैकियावेली जी राज्य की अवधारणा को मानते थे, और वो राज्य को मानवकृत या कृत्रिम संस्था मानते थे। यानी इसका निर्माण किया गया है, इसे मानव द्वारा बनाया गया है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्लेटो और अरस्तु की भांति वो इसे प्राकृतिक संस्था नहीं मानते थे, और अगर वो इसे कृत्रिम संस्था मान रहे हैं तो इसका बेसिकली औचित्य क्या है, ये क्यों बनाई गई है, तो वो इसके बारे में बताते हैं कि ये सुविधा के लिए बनाई गई है, और मानव ने अपनी सुविधा और विकास के लिए इसे बनाया है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, प्रकृति के उपभोग के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार मैकियावेली हॉब्स की भांति, ये हॉब्स से काफी समानता रखते हैं मैकियावेली। हॉब्स का बार बार नाम आएगा, हॉब्स का कॉमनवेल्थ शब्द भी मैकियावेली की ही देन है। इसके अलावा हॉब्स जो सामाजिक समझौते की बात करते हैं वो भी मैकियावेली से शुरू हो जाता है। तो हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में संविदा सिद्धांत, यानी इसे समझौता सिद्धांत भी कहा जाता है, राज्य के संबंध में समझौता सिद्धांत या सामाजिक समझौता भी इसे कहा जाता है, का प्रतिपादन करता है। यानी लोगों ने आपस में मिलजुल के एक संस्था बना ली है जो उनके सहयोग के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, ना कि ये कोई विकास हुआ है इसका, या स्वाभाविक है या अपने आप बनाई है, या इसका देवी कोई औचित्य बैठता है। ये सब चीजें भी नकार चुके हैं। क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा हम इसे छोड़ चुके हैं, और हमारी मजबूरी भी है कि जो अरस्तु और प्लेटो के बाद जो मध्यकालीन विचार हैं उनका अध्ययन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। वरना अगर आप सेंट ऑगस्टाइन या फिर एक्विनास, इन सब विचारकों को अगर अध्ययन करते तो इनमें आपको देवीय जो सिद्धांत होता है राज्य का उससे भी वाकिफ हो जाते हैं आप। लेकिन आप इसे यही समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी सिद्धांत मैकियावेली नकार चुके थे। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखते थे, इसलिए उसे आधुनिक विचारक भी कहा जाता था। इसी कारण एक समझौते सिद्धांत का भी उन्होंने प्रतिपादन किया कि राज्य देवीय नहीं है बल्कि मानवों द्वारा स्वयं निर्मित है। वो राज्य का जो उद्देश्य बताते थे उसका उद्देश्य ये है कि वो निरंतर उसे विकास करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, और लगातार सक्रिय रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। और इसी आधार पर, इसी स्थायित्व के आधार पर वो राज्य को दो भागों में बांटते थे, एक स्वस्थ राज्य, एक अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य से तात्पर्य, आप इसे ऊपर से कनेक्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि स्वस्थ राज्य वो होता है जो लगातार युद्ध करे और अपना विस्तार करे। विस्तार अल्टीमेटली युद्ध से ही होगा ना, राज्य अल्टीमेटली युद्धों के द्वारा अपना विस्तार करे तो वो स्वस्थ राज्य की श्रेणी में होगा।
अन्यथा उसे अस्वस्थ राज्य कहा जाएगा। वह राज्य को साध्य और साधन दोनों रूपों में स्वीकार करता था। आप इसे ऐसे समझ लीजिए यहाँ कि कोई आपके पास साधन है, जैसे आपके पास गाड़ी है, तो वो आप किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर रहे होंगे, या आप बेसिकली आपके पास किताब है तो उसका उपयोग आप परीक्षा में सफल होने के लिए कर रहे हैं, तो उसका साधन क्या हो गया, पुस्तक हो गई या वो बुक हो गई, और आपकी जो एग्जाम है वो उसका साध्य हो गया यानी लक्ष्य हो गया। तो ये दो अलग अलग चीजें, बुक के माध्यम से आप एग्जाम यानी अपने साध्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके इसी प्रकार आप ऐसे समझिए कि जैसे अरस्तु या प्लेटो महोदय थे, वो राज्य को एक साधन मानते थे कि वो सद्गुणी है, सदाचारी और मानव के पूर्ण विकास के लिए राज्य एक साधन है, और उसका पूर्ण राज्य क्या है, नैतिक और एक आत्मनिर्भर समाज की प्राप्ति, ये उसके लक्ष्य थे। राज्य लक्ष्य नहीं था, अल्टीमेटली लक्ष्य था आत्मनिर्भरता और मनुष्य में नैतिकता का विकास करना, ये उनका लक्ष्य था। इसकी उलट जो मैकियावेली महोदय हुए, उन्होंने दोनों को एक ही चीज में समेट दिया कि साध्य भी राज्य है और साधन भी राज्य है, यानी राज्य की ही सहायता से हम एक ऐसे साधन राज्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आदर्श हो, यानी जो एक शक्तिशाली राज्य हो और एक बृहद भूभाग में उसका कंट्रोल हो और वो छोटे छोटे राज्यों में बटा ना रहे। तो वो राज्य की सहायता से राज्य की प्राप्ति करना चाहते थे। तो साध्य भी वही और साधन भी वही है, दोनों ही एक ही रूप में वो चर्चा करते थे राज्य की। इसके अलावा मैकियावेली जो है वो बोलते थे ऐसा, ये हालांकि उनके बाद के विचार हैं, जो लिविस करके उनका एक ग्रंथ आया था डिस्कोर्स ऑन लिव, उससे संबंधित ये कि स्वतंत्र सहमति राज्य की आधारशिला है। जी हाँ, वो स्वतंत्र सहमति को राज्य की आधारशिला मानते थे। जैसा अरस्तु महोदय भी कहा करते थे कि मध्यम वर्ग का शासन होगा और उसकी भी आधारशिला, आधार जो होगा वो सहमति और सहभागिता होगी। छल और कपट, हिंसा कुछ असाधारण उपचार होंगे, यानी आधारशिला तो सहमति होगी, लेकिन कभी कभी बाय एक्सेप्शन छल और कपट का भी सहारा लिया जा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं होना चाहिए, इसमें द्वंद का भाव नहीं आना चाहिए छल कपट का उपयोग करते समय। इसके अलावा लास्ट में जो मैकियावेली है वो राज्य को सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से श्रेष्ठ मानते थे, और वो कहते भी थे कि राज्य के कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं, जबकि संस्थाओं और व्यक्ति के उत्तरदायित्व है कि वो राज्य से विकास में और राज्य के संचालन में सहयोग दें। राज्य का व्यक्ति और संस्थाओं से संबंधित कोई उत्तरदायित्व नहीं था। राज्य संबंधी विचार के बाद आइए अब हम उनका संविधान या सरकारों से वर्गीकरण देख लेते हैं। ये वर्गीकरण आपको कुछ कुछ वैसे ही लगेगा जैसे अरस्तु महोदय के पॉलिटिक्स में वर्णन है, और अरस्तु ने भी इस वर्गीकरण को द लॉज से ग्रहण किया था। ये सब आप देख चुके हैं, जो कि प्लेटो की रचना है द लॉज, वहां से इसे ग्रहण किया था, और उसे ही थोड़े बहुत चेंजेस के साथ मैकियावेली ने भी स्वीकार किया है और आगे भी इसका उपयोग होता रहा है। जो राज्यों का वर्णन है वो उनकी किताब डिस्कोर्स ऑफ लिवीज में इसका वर्णन दिया है। तो हम देखेंगे ये भी 6 प्रकार का है कुल मिला के। यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि जो संविधानों का वर्गीकरण है, इसके अलावा जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है या फिर संविधानों का चक्र, और जब हम उनके गणराज्य की बात करेंगे तो मिश्रित संविधान की भी बात आएगी। तो ये जो सब विचार है अल्टीमेटली वो अरस्तु से ही मैकियावेली जी ने ग्रहण किए हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, संविधानों का चक्र, मिश्रित संविधान और संविधानों का वर्गीकरण, ये सारे अरस्तु से प्रभावित रहे हैं। अब इनके वर्गीकरण की अवधारणा हम यहाँ देखते हैं कि शासन तंत्रों अथवा सरकार का वर्गीकरण मैकियावेली ने इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कायम किया जा सके, यानी उन्हें भी एक आदर्श की प्राप्ति करनी थी जो कि कहीं कहीं राजतंत्र के रूप में आपको दिखाई देगी और कहीं कहीं गणतंत्र के रूप में दिखाई देगी। तो इसका अंतर हम अगली स्लाइड में समझ लेंगे जब हम इनका अंतर देखेंगे। बेसिकली आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये बुरे स्वभाव वाले लोगों के लिए और ये अच्छे स्वभाव वाले लोगों के लिए, कि अगर वहां के लोग सद्गुणी नहीं है, क्रूर है, असभ्य है, तो वहां राजतंत्र होना चाहिए, वरना अगर सद्गुणी लोग हैं, रोमन साम्राज्य जैसे, एथेंस जैसे, तो वहां गणराज्य की स्थापना की जा सकती है। ये उनके आदर्श थे दोनों, ये व्यवहारिक, ये आदर्श के रूप में और ये व्यवहार के रूप में। आगे देखते हैं, उनके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतः सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। आप बार बार ये चीज देखेंगे और कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि वो मजबूत सत्ता को मानते थे और पूर्ण सफलता को
एक आदर्श के जैसे देखते थे। तो अल्टीमेटली वही निकल रहा है कि एक संगठित राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो कि मैकियावेली के मन में थी, वो इटली को ऐसा बनाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उनके दर्शन में भी यथाकथा आपको देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा अरस्तु का अनुसरण करते हुए उन्होंने शासन तंत्रों को शुद्ध और अशुद्ध रूपों में कुल 6 भागों में वर्गीकृत किया था। आप यहाँ देख सकते हैं 3 अशुद्ध रूप है और 3 उसके शुद्ध रूप है। तो पहले शुद्ध रूप को देखिए, वही है जो अरस्तु और प्लेटो के सामने हमने उनका वर्गीकरण देखा था। तो पहला राजतंत्र है, ये अगर विकृत हो जाए तो निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर अल्पतंत्र, गणराज्य और भीड़ तंत्र। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो व्यवहारिक रूप में इटली के लिए इसे सही मानते थे, जबकि आदर्श रूप में वो गणतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं की भी चर्चा करते थे। आइए तो अब थोड़ा सा इसी के अंतर को हम और व्यवस्थित रूप में देख लेते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र से संबंधित उनके क्या विचार थे और क्या आदर्शवादी स्वरूप था उसका और क्या उसका व्यवहारवादी रूप था। तो इसे हम शासन प्रणालियों के वर्गीकरण में देख सकते हैं कि वो 2 शासन प्रणालियों की चर्चा किया करते थे, एक तो राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। इस वर्गीकरण का आधार लोगों का चरित्र था। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, लोगों का चरित्र अगर अच्छा सदचरित्र वाले लोगों के लिए गणतंत्र, जबकि असभ्य या बुरे लोगों के लिए राजतंत्र उपयुक्त शासन व्यवस्था। तो यानी वो दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, आपके यहाँ जैसे नागरिक हो वैसी शासन व्यवस्था का आप वर्ण कीजिए। इसी के साथ सेवाइन का भी एक इंपॉर्टेंट कथन है कि मैकियावेली ने गणतंत्र जहां संभव हो, यानी जहां के नागरिक अच्छे हो वहां गणतंत्र, और राजतंत्र जहां आवश्यक हो, यानी बर्बर असभ्य लोगों के लिए राजतंत्र ही काफी है, वहां स्वतंत्रताएं मायने नहीं रखती है, राज्य संगठित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। किंतु कुलीन तंत्र के संदर्भ में उनकी राय विपरीत थी। कुलीन तंत्र के वो कटु आलोचक थे, ये आपको बार बार चीजें देखने को मिलेंगी, और एक बार वो सामंतवाद के भी बहुत गंभीर आलोचक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मध्यकालीन अंधकार का युग माना जाता है उसके बाद एक पुनर्जागरण के शिशु के रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी। तो वहीं से उनके विचार ऐसे थे कि वो सामंतवाद का तीव्र विरोध किया करते थे। मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र का समर्थक था, जबकि कुलीन तंत्र का कटु आलोचक था, क्योंकि कुलीन तंत्र को मध्यम वर्ग और जो राजतंत्र का विरोधी मानता था वो, कि ये कुलीन तंत्र जो है वो मध्यम वर्ग और राजतंत्र का विरोधी है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये मध्यम वर्ग वाला विचार भी अरस्तु की देन है, तो बहुत मोटी छाप मानी जाती है अरस्तु की मैकियावेली पे। आइए अब थोड़ा सा इसे व्यवस्थित अंतर के रूप में देख लेते हैं राजतंत्र और गणतंत्र को। तो जो द प्रिंस है इसमें राजतंत्र का समर्थन किया गया है, और जो गणतंत्र है उसका जो हमें सिद्धांत दिखता है वो डिस्कोर्स ऑन लीवीज में दिखता है। चूंकि जो राजतंत्र का संबंध था वो व्यवहारिक रूप से था, शासन प्रणाली से था, और बेसिकली इटली के लिए वो था, इटली की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए वो इसे ही व्यवहारिक रूप मानते थे। जबकि डिस्कोर्स में जो शासन प्रणाली उसका संबंध आदर्श से है, और वो भी रोमन गणराज्य के आदर्श को वहां से लिया गया। तो इसके लिए नागरिक कैसे होने चाहिए, तो अगर नागरिक आपके यहाँ व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थी हैं, क्रूर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं और बेईमान लोग हैं, तो आप गणतंत्र के साथ ना जाके राजतंत्र का वर्ण कीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति हैं तो इनके लिए गणतंत्र सफल हो सकता है, ऐसा वो मानते थे, और सफल गणराज्य ही उनके आदर्श की विशेषता है। और लास्ट में वही है कि ये तत्कालीन इटली के लिए उन्होंने सुझाया था, और ये रोमन गणराज्य से प्रभावित थे और एथेंस से भी ये प्रभावित माने जाते हैं। अब इनकी शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के बाद हम इनकी संप्रभुता से संबंधित अवधारणा भी देख लेते हैं। मैकियावेली जो कि पहले आधुनिक विचारक माने जाते हैं, प्रथम आधुनिक विचारक माने जाते हैं, तो इनके जो वर्णन है या राजनीतिक विचार है इनमें भी हमें कहीं कहीं संप्रभुता के पुट दिखाई देते हैं। लेकिन आप जैसा कि नीचे देखेंगे इन्होंने बाय वर्ड संप्रभुता का कहीं वर्णन नहीं किया है। वो शब्द तो बाद में जो प्रौंधा है या जिस बौंधा भी कहा जाता है इस विद्वान ने दिया था, और इसकी व्यापक जो आधारशिला सिद्धांत के रूप में रखी थी वो प्रौंधा की मानी जाती है। लेकिन मैकियावेली का जो वर्णन है वहां भी हमें कुछ ऐसी शब्द दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ आभास दिखाई देता है जो कि संप्रभुता से संबंधित है। वही गार्नर महोदय हुए, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट शब्द है यानी जो राष्ट्र वाला स्टेट है, हमारे यहाँ वाले प्रदेश से मत लगाइए राष्ट्र को, इसे राष्ट्र समझिए, यानी देश के जैसे अर्थ में उसका उपयोग होता है। तो वही है, राष्ट्र शब्द का उपयोग जो स्टेटों से बना है
उसका प्रथम प्रयोग मैकियावेली ने ही किया था। यानी राष्ट्र से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्र के मेनली 4 तत्व होते हैं, 3 और 4। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा वहां की सरकार, चौथा संप्रभुता। तो संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी राष्ट्र के लिए। तो कहीं ना कहीं ये उसी सेंस में कहना चाह रहे हैं कि स्टेट शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो मैकियावेली ने इसी सेंस में किया होगा, संप्रभुता के संदर्भ में। मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का स्पष्ट रूप से अपने लेखन में कहीं उल्लेख नहीं किया, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है। उन्होंने राजा की शक्ति के संदर्भ में जो कुछ लिखा उसे संप्रभुता का आवास अवश्य होता है। बिल्कुल, केवल उनके लेखन से ही हमें इस चीज का पता चलता है। और लेखन भी क्या किया उन्होंने, तो यहाँ वो नीचे दिया हुआ है कि मैकियावेली के अनुसार शासन किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संप्रभुता का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो स्वयं में प्रभु है, यानी भगवान है, किसी की ना तो बाह्य शक्ति के अधीन है ना किसी आंतरिक शक्ति के अधीन है, वही संप्रभु होता है। और वही मैकियावेली भी कह रहे हैं कि आंतरिक और बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार उनकी संप्रभुता एकात्मक थी, यानी एक मुष्ट थी, किसी के पास बटी हुई नहीं थी। लौकिक थी, यानी इसी लोक थी, किसी पारलौकिक शक्ति या देवी शक्ति के अधीन भी नहीं थी। धर्मनिरपेक्ष थी, यानी चर्च या राज्य के संबंध बिल्कुल पृथक कर दिए गए थे और राज्य को श्रेष्ठ घोषित कर चर्च की शक्ति को कम कर दिया गया था और उसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया था। और एक स्वस्थ चेतना से युक्त थे, यानी एक नई स्वस्थ चेतना दी गई है कि जो राज्य को आगे बढ़ने और उसके विस्तार में सहायक हो सके। इसके साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपको ये ब्लफ कर सकता है, क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि असीमित संप्रभुता की बात कर रहे हैं, यानी अनकंट्रोल टाइप का, माई वे ऑन द हाईवे टाइप की बात नहीं करते। ये अंतरराष्ट्रीय मामलों में सीमित संप्रभुता की बात कर रहे हैं। आप इसे याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्लफ कर जाती है चीजें कि ये सीमित संप्रभुता की भी बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। चूंकि ये युद्ध और शक्ति की इतनी बात करते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि सीमित संप्रभुता हालांकि हो सकता है इनका ना हो, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में सहअस्तित्व और सीमित संप्रभुता की बात करते थे। इसके अलावा कुक का एक कथन संप्रभुता से संबंधित इंपॉर्टेंट है कि मैकियावेली का जो राजा था वो जन कल्याण के लिए तो तानाशाह हो सकता है, किंतु स्वयं अपने सुख और लाभ के लिए निरंकुश शासक नहीं था। तो आप समझ गए होंगे कहीं कहीं ये कौटिल्य के ही विचार हमें यहाँ दिखाई देते हैं कि कौटिल्य जैसे जैसे वो चंद्रगुप्त के बारे में कहा करता था कि वो व्यावहारिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन जनता के लिए तानाशाह ना हो, खुद के लिए तानाशाह नहीं होना चाहिए उसे। तो वैसे ही हम कुछ मैकियावेली को भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि उसी प्रकार की बातें भी वो कर रहा है। चलिए, तो संप्रभुता के विचार के साथ ही हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम उसके सार्वभौम अहमवाद की चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है एक। तो आप यहाँ मानव स्वभाव के प्रकृति से परिचित होंगे। इसके अलावा उसका एक चुरौन और सेंटोस यानी अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट भी चलता है, उसे देखेंगे और बाकी सारी चर्चाएं करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।